बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें जो इम्पोर्टर्स के लिए एक नई पॉलिसी आई है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसका जो इम्पोर्ट बिज़नेस है उसके ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। कोई भी अगर कमर्शियल इम्पोर्टर है या मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन हर बिज़नेस के लिए कुछ ना कुछ चीज़ इम्पोर्ट की जाती है और उसके ऊपर एक इम्पोर्ट स्टेज पे एक नई पॉलिसी अनाउंस की गई है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो मेन पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लें। तो ये आपके सामने एक पॉलिसी है जिसको स्टेट बैंक की तरफ से अनाउंस किया गया है और एक सर्कुलर इशू किया गया है, जिसमें जो स्टेट बैंक है उसने जो सबको इन्फॉर्म किया है कि जो पॉलिसी है वो जो पॉलिसी डिपार्टमेंट है स्टेट बैंक का उसमें क्लियर किया गया है, दिखाया गया है कि कुछ जो एडवांस कैश मार्जिन है इसको हम डिस्कस करते हैं कि एडवांस कैश मार्जिन क्या है। ये एडवांस कैश मार्जिन बेसिकली ये है कि क्रेडिट पे एलसी के ऊपर कोई भी इंपोर्ट नहीं की जाएगी, सारी की सारी कैश पेमेंट होगी, यानी कि क्रेडिट बिजनेस कोई नहीं है। जैसे यहाँ पे हम कोई चीज़ सेल करते हैं क्रेडिट पे, तो हम क्रेडिट को बंद करके कैश पे बिजनेस कर रहे हैं, तो ये एक तरह का कैश, इसको बोला जाता है कैश मार्जिन इंपोर्ट स्टेज पे। तो उसमें कुछ सर्टन लिस्ट को ऐड किया गया है और उसमें कुछ बिजनेसेस को ऐड किया गया है, जिसके साथ उन्होंने नेक्जर ए दे दिया गया है कि इस नेक्जर के अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और उसके बाद जो मेन जो चीज़ है कि ये किस वजह से किया गया है उसको एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ली है। इसमें हमने ये ज्यूम किया है कि दो तरह के इंपोर्टर मैंने लिए हैं, एक बड़ा इंपोर्टर है, बिग इंपोर्टर है, और एक स्मॉल इंपोर्टर है। मतलब जिसके पास वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है वो एक बड़ा इंपोर्टर हम उसको ज्यूम करते हैं, और एक स्मॉल इंपोर्टर है जिसके पास एक या दो शिपमेंट के पैसे हैं और वो उसको कोई चीज़ इंपोर्ट करता है, सेल करता है, पे करता है, फिर इंपोर्ट करता है। मतलब जो वर्किंग कैपिटल है वो उसका लेस है। तो फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट इंपोर्ट की है जिसकी वैल्यू 1000 थी और ये एलसी के थ्रू ओपन किया गया, मतलब इसके 90 डेज़ हमें जो क्रेडिट पीरियड मिल रहा है इसको हम बोलते हैं कि जो 90 डेज़ की एलसी ओपन होती है या 180 डेज़ की या इससे ज़्यादा कोई अगर हम लेते हैं, क्योंकि वैसे स्टेट बैंक का रूल है कि 180 डेज़ से अगर ऊपर हम निकलते हैं तो हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है, लेकिन नॉर्मली जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस है वो ट्रेंड है वो 90 डेज़ की एलसी ओपन की जाती है। तो 90 डेज़ की एलसी का मतलब है कि हमें जो जहाँ से हम चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा जो वेंडर है उसकी तरफ से हमें क्रेडिट डेज़ मिल गए हैं कि आप 90 डेज़ के बाद पेमेंट कर लें। जब हम एलसी ओपन करते थे तो हम कुछ एडवांस मार्जिन पे करते थे। फॉर एग्जांपल हमने इस प्रोडक्ट की एलसी ओपन की है तो इससे पहले रूल था कि आप इस प्रोडक्ट का जो टोटल इनवाइस वैल्यू है उसका 20% पे कर दें, 25 पे कर दें या 30 पे कर दें। 100% पे नहीं किया जाता था। मतलब कोई चीज़ अगर आपने लेनी है तो उसकी डाउन पेमेंट आप 20 भी कर सकते थे, 25 भी और 30 भी। तो 100% नहीं थी, कुछ प्रोडक्ट में अवेलेबल थी लेकिन इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट में नहीं थी। उसमें 4-5% की जो प्रोडक्ट्स थी उसमें 100% था, लेकिन जो बहुत कम प्रोडक्ट थी जिनके ऊपर 100% नहीं था, यानी कि जो स्मॉल मार्जिन था, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्ट थी। अब ये जब हमने, जैसे हम बैंक से गाड़ी लेते हैं तो हम कुछ डाउन पेमेंट करते हैं, बाकी इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, सेम वही तरीका है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है जी आप 20% पे कर दें, बाकी 90 डेज़ के बाद आप पे करें। तो बैंक इसके ऊपर क्या करता था, अपना प्रॉफिट रखता था, सर्विस चार्जेस चार्ज करता था, जो कि बड़े इंपोर्टर के लिए 2 से 5% होता है और जो छोटा इंपोर्टर है उससे 2 to 7% है। अब इसका मतलब क्या है कि चूंकि अंडरलाइंग कोई ना कोई वेरिएबल, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट या एसेट रखा जाता है, तो जो बड़ा इंपोर्टर है उसके पास अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट ज़्यादा हैं कोई एलसीज ओपन करने के लिए, तो उसको मार्जिन कम दिया जाता था, क्योंकि बैंक का जो रिस्क है, क्योंकि इस 2% या 2 to 5% के अंदर बैंक अपना कुछ रिस्क भी ऐड करता था, तो वो रिस्क की परसेंटेज कम कर दी जाती थी। इसी तरीके से जो छोटा इंपोर्टर है उसकी अगर एसेट की वैल्यू कम है, तो अगर ज़्यादा है तो ओबियसली उसकी 2% या बड़े इंपोर्टर के मुताबिक ही वैल्यू, अगर वो कम है तो उसकी जो रिस्क का प्रीमियम था वो ऐड कर लिया जाता था, जिसकी वजह से उसकी जो बैंक का मार्जिन है वो ज़्यादा होता था। मतलब ये कॉस्ट ऑफ बिजनेस या कॉस्ट का जो इंपोर्ट कॉस्ट का एक पार्ट कंसिडर किया जाता है जब हम कॉस्टिंग करते हैं। अच्छा, ये करने के बाद अब होता क्या है, अब हम आते हैं, ये तो आपने इंपोर्ट कर ली, इंपोर्ट पे कुछ पैसे पे कर दिए, तो उसके बाद हम आते हैं कि जब आपने चीज़ें सेल करनी है तो उस टाइम क्या होगा। तो ये हमने सेल की एग्जांपल ले ली है कि अब जब उसने इंपोर्ट कर ली दोनों इंपोर्टर्स ने, तो उसके बाद क्या किया, लोकल मार्केट में सेल किया है। तो 90 डेज़ पे लेट से आपने क्रेडिट पे सेल कर दिया, कस्टमर को 90 डेज़ आपने आगे दे दिए हैं। तो जब आप 90 डेज़ कस्टमर को देंगे तो ऑब्वियसली अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ये सेल थी, ये कॉस्ट है 1000 जो हमने इंपोर्ट किया है, ये प्रॉफिट है, और हमारे पास दूसरे जो अदर बिजनेस एक्सपेंस हम ज्यूम करते हैं 200 है, और ये 400 हमारा नेट प्रॉफिट बचता है। इसके ऊपर हम टैक्स को भी मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि हम नहीं पे किया।
तो अब इस 400 को जो इम्पोर्टर है वो सम टाइम दोबारा एलसी ओपन करता है, तो उसने 2-3 ऑलरेडी जो एलसीज हैं यानी ये कंटेनर हैं या बिजनेस है जो इम्पोर्ट्स है वो मूव हो रही होती है, तो इस जो प्रॉफिट साइकिल को वो ABC इम्पोर्ट के अंदर यूज़ कर रहा होता है। सेम इसी तरीके से जो स्मॉल इम्पोर्टर है उसने भी हो सकता है ABC इम्पोर्ट जो है वो अपनी मैनेज कर रहा हो, यूज़ कर रहा हो। अब जब मार्केट से कैश आएगा तो आपको ऑब्वियसली कैश रिसीव होगा, जो पुरानी एलसी है जो ड्यू हो रही है 90 डेज में उसको हम पे करेंगे और दोबारा जो न्यू इम्पोर्ट है उसको हम ओपन कर लेंगे, या ऑलरेडी जो ओपन है तो उसका हम कुछ मार्जिन पे कर लेंगे और हमारा जो बिजनेस सर्कल है या कैपिटल है वो और इस तरीके से रनिंग पे चलता रहता है। अब हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई बात ये है कि कुछ उन्होंने प्रोडक्ट हमें लिस्ट एक दे दी है जिसकी लिस्ट ये अवेलेबल है उसी पॉलिसी के अंदर, वो नेक्चर में कुछ लिस्ट है जिसमें तकरीबन काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हैं, 177 डिफरेंट तरह की आइटम्स हैं जो कि मोस्टली पाकिस्तान के लोकल बिजनेस को, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर भी आता है, मैं चूँकि डील करता हूँ होम अप्लाइंसिस में हूँ तो इसको डील करता हूँ, एसी टीवी मार्जिन सबका जो मार्जिन है वो 100% कर दिया गया है। एसी के ऊपर जो कंप्रेसर है उसका मार्जिन 100% किया गया है। अब पूरे एसी में सबसे बड़ी वैल्यू कंप्रेसर की है, ठीक है। अभी अच्छा उसके बाद आता है टीवी में 100% मार्जिन कर दिया गया। अब इसमें इश्यूज क्या क्या आएंगे, ये करने से डिस्टर्बेंस क्या क्या होगी। सबसे पहली जो जो इशू मसला आएगा वो आएगा स्मॉल इम्पोर्टर के लिए कि अगर उसका किसी वजह से बिजनेस में कोई लॉस आता है, जो उसने चीज़ इंपोर्ट की, ये तो हमने डिस्कस किया है, बड़ी आइडियल सिचुएशन है, इंपोर्ट किया, सेल किया, प्रॉफिट लिया, एक्सपेंस दिए और बाकी जनाब इन्वेस्टमेंट कर दी, बड़ी आइडियल सिचुएशन हमने डिस्कस की है। अगर किसी वजह से कोई मसला आता है मार्केट में, उसका पैसा पैसा जो है वो फंसता है, उसको जो कस्टमर को उसने क्रेडिट पे दिया है वो रिसीव नहीं होता, तो क्या होगा, ये जो इम्पोर्टर है इसने चूंकि जब नई एलसी ओपन करनी है तो 100%, जब इसने परचेज करनी है तो 100% पे करना है, जब इसने सेल करना है तो किस में पे करना है, इंस्टॉलमेंट पे या वो क्रेडिट डेज पे, तो उसका जो वर्किंग कैपिटल का साइकिल है वो हो जाएगा डिस्टर्ब। तो टाइम के साथ साथ आप देखिएगा कि ये जो पॉलिसी है इसका जो रिजल्ट्स हैं, सबसे पहले रिजल्ट क्या आएंगे, स्मॉल जो इम्पोर्टर है उसका जो बिजनेस है वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि उसका पास इन्वेस्टमेंट ही उतनी है, वो एक चीज़ इंपोर्ट करेगा, उसको सेल करेगा और वो पे करता था पहले। अब क्या होगा, उसका जो वर्किंग कैपिटल है वो, उसको कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो कैश पे करनी है, सेल करनी है तो क्रेडिट पे करनी है, क्योंकि लोकल मार्केट में तो ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, लोकल मार्केट में तो अभी भी ट्रेंड क्रेडिट का है। तो लेकिन गवर्नमेंट ने क्रेडिट बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने कहा जी आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है कैश पे करें, सेल करनी है जैसे मर्जी करें। तो इसका आज टाइम के साथ साथ आस्ता आस्ता जो स्मॉल इंपोर्टर है ये मार्केट से डिसअपियर हो जाएगा। अगर किसी वजह से उसको बिजनेस में झटका लगता है, कोई दंड पड़ता है, कोई प्रोडक्ट उसकी डैमेज निकलती है, कोई कस्टमर उसके पैसे रोक लेता है, बैड डेट्स आते हैं, तो ये जो इम्पोर्टर है ये फारग हो जाएगा। जिस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन जा रही हैं, मोस्टली लोगों के जो बिजनेस हैं वो रिसीवेबल की वजह से बंद हो रहे हैं, क्योंकि अगले आगे जो पैसे जिनको आपने प्रोडक्ट दिए हैं वो आपको पैसे नहीं दे रहे, जिसकी वजह से जो बिजनेस है वो आस्ता आस्ता टाइम के साथ स्मॉल जो इम्पोर्टर है ये डिसअपियर हो जाएगा। अब ये जब डिसअपियर होगा तो ये चूंकि बिजनेस तो अपना हो सकता है बंद ना करे, तो ये किससे लेगा, जो बिग इम्पोर्टर है यानी कि बड़े जो इम्पोर्टर हैं वो बच जाएंगे, जिनके पास वर्किंग कैपिटल साइकिल ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, उनको फ़र्क हो सकता है कम पड़े, इसलिए कम पड़े कि वो इंपोर्ट करते जाएंगे, सेल करते जाएंगे, और मार्केट से पैसा लेट भी आता है तो उनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो गवर्नमेंट को दे के इम्पोर्ट करेंगे और सेल करते जाएंगे। लेकिन तीन चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी, वो क्या है, सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या आएगी, इन्फ्लेशन। कि अगर जो कंपटीशन ही कम होगा, मतलब पहले दो बिजनेसमैन थे मार्केट में, टाइम के साथ साथ एक रह जाएगा, तो ऑब्वियसली जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होंगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा, अपनी मर्जी से प्राइसेस वो चार्ज करेंगे। पहले चीज़ अगर 100 रुपये की दे रहे थे, अब वो अपनी मर्जी से 150 रुपये की देंगे। उनको पता है कि मार्केट में जो स्मॉल इंपोर्टर है जो प्राइसेस कम करता था या जो कंपटीशन था वो नहीं है। सेकंड क्या होगा कि टाइम के साथ साथ जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसको इम्पेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो बिजनेस जो स्मॉल ट्रेडर है या जो इम्पोर्टर है उसका जो बिजनेस है वो टाइम के साथ बंद होता जाएगा, ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। जब वो इम्पैक्ट होगा तो ऑब्वियसली जो तीसरा जो इम्पैक्ट आएगा वो क्या आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये तीन, इस पॉलिसी की वजह से तीन तरह के जो मेजर चेंजेस आएंगी वो ये हैं। कुछ टाइम के बाद स्मॉल इम्पोर्टर मार्केट में आपको नज़र नहीं आएगा, जिसका वर्किंग कैपिटल डिस्टर्ब है वो फारग हो जाएगा, और जो इकॉनमी की कंडीशंस हैं वो चेंज होती जाएंगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट की प्राइसेस है, इन्फ्लेशन है, बढ़ती जाएगी, और जो स्मॉल इंपोर्टर के पास लोग काम करते थे जिसने बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हुई थी वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। तो ये और तीसरा जो दूसरा जो इसका सेकंड जो पार्ट है, ये तो एक पहला पार्ट है जिसके ऊपर मार्केट में, ये पाकिस्तान मार्केट पे बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अब नेशनल लेवल पे जो इम्पैक्ट है वो क्या है कि गवर्नमेंट ने USD को कंट्रोल करने के लिए ये काम किया है
कि दूसरा जो इसका इफेक्ट आ सकता है वो ये आ सकता है कि ओवरऑल पिक्चर पे या जनरल सिनेरियो में अगर डिस्कस किया जाए तो सर्टन डेवलप जो कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उसमें अगर सारे इकोनॉमिक कंडीशंस या सिचुएशन नॉर्मल हो तो इस पॉलिसी को इसलिए अनाउंस किया जाता है कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोकल मार्केट में चीज़ें बनाएं और यहीं से चीज़ें बना के उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाएं, असेंबल करें और सेल करें, इंपोर्ट कम से कम करें। ये भी एक सर्टन लेवल तक सिचुएशन को कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन अगर करंट कंडीशन को बेस बनाया जाए जिस तरीके से डॉलर की जो प्राइसेस हैं कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने यूएसडी को, डॉलर को कंट्रोल करने के लिए किया ताकि इंपोर्ट कम हो, इनडायरेक्टली इंपोर्ट कम हो, क्योंकि वो इंपोर्ट करेगा जिसके पास पैसे हैं, और या वो लोकली परचेज करना शुरू कर देंगे जिनके पास पैसे नहीं है, वो यहाँ से क्वालिटी रिड्यूस होगी या कुछ भी डिफरेंट वेज लोग कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। तो इनडायरेक्टली डॉलर की जो प्राइसेस हैं, जो डॉलर का आउटफ्लो है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्राइस जो पॉलिसी है वो अनाउंस की गई है। तो अगर आप इंपोर्ट के बिजनेस में हैं तो ये इम्प्लीमेंटेड है। जब भी आप ये चीज़ें कोई रिलीज़ करवानी है तो जब तक आप ये काम नहीं करेंगे आपकी चीज़ें रिलीज़ नहीं होंगी। तो इस लिस्ट में लाजमी देखें, अगर आप इस लिस्ट में फॉल कर रहे हैं तो अपने आप को प्रिपेयर करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।